नारायण मिश्रा आपका आपके यूट्यूब चैनल हमारी पढ़ाई में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्पेक्ट्रम का सेकंड वीडियो देखेंगे। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें हमने बात की थी कि पुर्तगीज़ जो थे वो सी रूट से कैसे इंडिया आया और उनको ज़रूरत क्या पड़ी थी सी रूट की, वगैरह वगैरह चीज़ें थी। आपको अगर वो वीडियो ना देखे हो तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो। आज हम बात करेंगे जितने भी पुर्तगीज़ गवर्नर आए थे उनके बारे में और उन्होंने क्या क्या चीज़ें की। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आया था पुर्तगाल से वास्को डी गामा जिसको कहते हैं, जिन्होंने भारत की खोज की थी, तो वो 3 शिप्स के साथ आया था। गुजरात पायलट एक था अब्दुल माजिद, उसके साथ उसने कालीकट में 1498 मई 1498 को वो कालीकट पहुंचा था। उसको ज़्यादा समय नहीं लगा था, वो लेस देन 11 मंथ में पहुंच गया था। जब वो वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था तो उस समय वहां का जो राजा था वो जमोरिन था। जमोरिन नहीं जानता था यूरोपियंस का इंटेंशन कि यूरोपियन यहाँ क्या करने आया। उसको तो ये लगता था कि जो भी आता है उसके लिए काफ़ी कीमती कीमती तोहफे लाता है। वो बहुत लालची था। देन इसीलिए उसने वास्को डी गामा के साथ काफ़ी फ्रेंडली व्यवहार किया था। लेकिन जब उसको पता चला कि वास्को डी गामा यहाँ पे ट्रेड के उससे आया है और वहाँ अरब पहले से ही ट्रेड कर रहे थे, अरब जमोरिन को अच्छा खासा टैक्स देते थे, जिसकी वजह से जमोरिन वास्को डी गामा के खिलाफ हो गया। और वास्को डी गामा जो था वो इंडियन ओशन पे पूरा मोनोपोली चाहता था। वो मिल बांट के खाने वालों में नहीं था। इंडियन ओशन पे जो ट्रेडिंग सिस्टम था, जिसमें पहले इंडियन, अरब्स, अफ्रीकन, ईस्ट कोस्ट के लोग, चाइनीज, जैवनीज, ये सब ट्रेड करते थे। लेकिन पुर्तगीज जो था उसको पूरे इंडियन ओशन पे मोनोपोलीज चाहिए था और अरब्स के होते हुए ये इतना आसान नहीं था। देन उसके बाद वास्को डी गामा का बहुत सारी ज़्यादा पटी नहीं जमोरिन से, लेकिन तब भी वो वहाँ पे 3 महीने रहा। 3 महीने बाद वो वापस पुर्तगाल लौटा और अपने साथ जितनी चीज़ें वहाँ से खरीदा था, रिच कार्गो वगैरह, पेपर वगैरह, सब कुछ उसने लिया और यूरोप लौट गया। और वहाँ पे ले जाके उसने वो सब यूरोपियन मार्केट में बेचा और 10 टाइम्स प्रॉफिट कमाया। देन जब पुर्तगीज लोगों को ये चीज़ें पता चली कि पेपर ट्रेड में कितना फ़ायदा है और जो हम डायरेक्ट ले आके इतने ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो हम अरब्स की जो रेड सी वाला एरिया है वहाँ से क्यों जाएं। देन उसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आता है वास्को डी गामा के बाद स्पाइसेस की ट्रेडिंग के लिए सितंबर 1500 में। वो नेगोशिएट करता है कालीकट में जमोरिन वगैरह से और वहाँ पे एक छोटी सी फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री स्टेब्लिश करता है तो वहाँ के जो इनहेबिटेंट हैं, लोकल लोग हैं और अरब्स के लोग मिलकर उसकी फैक्ट्री पे हमला कर देते हैं, जिसमें कई सारे पुर्तगीज मारे जाते हैं। उसके बाद कैब्रल गुस्सा आ जाता है, उल्टी खोपड़ी का है ही है। देन उसने पूरे कॉलीकट पे बॉम्ब, समझो उनकी जो शिप थी उसमें कैनन लगे रहते थे, तोपें लगी थी, तो जहाँ पे कैलीकट में हर जगह अच्छी खासी बम्बारमेंट करा दी थी, जिसमें कई लोग वहाँ के भी मारे गए थे। उसके बाद क्या हुआ, देन जो कैब्रल था उसने ट्रीटीज की वहाँ के लोकल रूलर के साथ, कोचीन एंड कन्नौर के रूलर के साथ एक ट्रीटीज करी। देन उसके बाद वो वापस चला गया। उसके बाद फिर वास्को डी गामा वापस आया। वास्को डी गामा 1501 में वापस आया। इस बार उसने कन्नौर में एक ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी। कन्नौर में स्टेब्लिश की एक ट्रेडिंग फैक्ट्री कन्नौर में कब स्टेब्लिश की थी, आप इसका ईयर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ग्रेजुअली कलकत्ता, कन्नौर और कोचीन बिकम द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द पुर्तगीज। कलकत्ता, कन्नौर और कोचीन जो थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन गई थी पुर्तगीज के लिए। और पुर्तगीज ने कोचीन में भी अपनी पहली फैक्ट्री जो थी उन्होंने कोचीन में स्टैब्लिश की थी। कब की थी,
1503 में की थी, और कन्नौर में कब की थी, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। गामा वहां से वापस लौट जाता है। फिर उसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 3 साल के लिए आता है। 1505 में पुर्तगाल के किंग उसको अपॉइंट करते हैं एज अ गवर्नर। उसका मकसद था कि मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे, वैसे भी सारे पुर्तगीज को सिर्फ किसी एक से दुश्मनी थी, तो उन लोगों की अरब्स और मुस्लिम ट्रेडर्स से जो है उनसे दुश्मनी थी। तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि उसको एडन, ऑर्मुज और मलक्का किसी तरह इन लोगों से निकलवाना है। देन और उसके साथ साथ उसका एक एडवाइस थी कि अंजदेवा, कोचिन, कन्नौर और किलावा में एक फोर्ट बनाया जाए। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब ये सब करने की कोशिश कर रहा था, तो इसका पोजीशन जमोरिन कर रहा था, और साथ ही साथ इजिप्ट का जो सुल्तान ममलूक था वो भी कर रहा था। देन इसके बाद इजिप्टियन और जमोरिन और साथ ही साथ गुजरात नेवीज ने मिलकर अल्मीडा पे अटैक कर दिया था। अल्मीडा पुर्तगीज पे, पुर्तगीज या अल्मीडा चाहे जो कर लीजिए। देन अल्मीडा उसमें उस अटैक में अल्मीडा का जो सन था वो मारा जाता है, और बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन अल्मीडा एक गुस्सैल और बहुत ही तगड़ा कमांडर था, तो उसने नेक्स्ट ईयर वो वापस आता है, दूसरे ही साल वो वापस आता है, और वो उन तीनों सेनाओं को अकेले हरा देता है और पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और उसके बाद जब वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, देन उसका जो मकसद रहता है कि वो इंडियन ओशियन पे पुर्तगीज को मास्टर बनाना चाहता है। उसके लिए उसकी एक पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम कार्डेस सिस्टम कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगीज गवर्नर की थी, तो आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर और नीनो दा उना। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं। इनको रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज कहा जाता है इन ईस्ट में। ये अपने ये अपने मरने से पहले काफी चीजें करके गए थे। आइए देखते हैं ही वो They have a Portuguese stronghold in East Africa of the Red Sea at Ormuz in Malabar and Malacca। जो चीज अल्मीडा करना चाह रहा था, जिसकी वो बेस रख के गया था, उसको अल्फांसो द अल्बुकर्क ने पूरा किया। उनको इतनी आसानी क्यों हुई? क्योंकि जो रेड सी और गल्फ वाला एरिया था, वहां टिम्बर की बहुत कमी थी, जिसकी कमी क्या सीधा कह देते मिलती ही नहीं थी, जिसकी वजह से अरब्स के जो लोग थे वो शिप बिल्डिंग में उतने एडवांस नहीं हो पाए जितना कि यूरोपियंस और पुर्तगाल हो गए, जिसका फायदा यूरोपियंस और पुर्तगाल को हुआ, और जिसकी वजह से उन्होंने रेड सी, ऑर्मुज और मालाबार एंड मलक्का का जो एरिया था उसको कब्जा कर लिया। और साथ ही साथ अल्बुकर्क जो था वो सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को 1510 में ले लेता है, और साथ ही में बीजापुर को अब इंडियन टेरिटरी के अंडर पहली वो इंडियन टेरिटरी थी जो किसी यूरोपियंस के अंडर में आई थी। देन उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने एक पॉलिसी बनाई, मैरिंग विद द नेटिव ऑफ इंडिया। इससे उनका मकसद था कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए जब वो यहाँ के लोगों से शादी करने लगे और यहीं पे रहने लगे, तो यहीं पे उन्होंने कल्टीवेशन करने लगे, यहीं पे टबैको की खेती, कैशनट और प्लांटेशन वगैरह सब कुछ यहीं पे करने लगे। और साथ ही साथ इन्होंने अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने सती प्रथा को बैन किया था, जो कि उस समय की सबसे बड़ी परेशानी थी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि मैरिंग विद द नेटिव पॉलिसी किसने लाई थी, और सती प्रथा को बैन करने वाला गवर्नर कौन था। इसके बाद आते हैं नीनो दा उना। ये इनको गवर्नर अपॉइंट किया जाता है 1529 में, और ये एक ही साल के अंदर ही जो हेडक्वार्टर होता है पुर्तगीज का, उसको कोचीन से गोवा कर देते हैं शिफ्ट। फिर और साथ ही साथ बहादुर शाह जो गुजरात का बादशाह कह दीजिए या राजा ही कह दीजिए,
उसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है मुगल एम्परर हुमायूं के साथ। तो वो पुर्तगीज के पास आता है और हेल्प के लिए, और पुर्तगीज से कहता है कि मैं आपको 15 आइसलैंड ऑफ बसीन दूंगा, और साथ ही साथ प्रॉमिस करता है कि वो द्वीप में भेज देगा। और बहादुर शाह और पुर्तगीज का जो रिलेशन है वो थोड़ा बेकार हो जाता है, क्योंकि जब हुमायूं ने फाइट करने से पीछे हट गया, विड्रॉ कर लिया, गुजरात की फाइट नहीं लिया उसने, तो बहादुर शाह ने सोचा कि अब पुर्तगीज को ना दिया जाए। बट पुर्तगीज जो थे वो बड़े चालाक लोग थे, उन्होंने बहादुर शाह को इनवाइट किया अपनी शिप पे, और उनको धोखे से 1537 में मार दिया। और इसके बाद नीनो दा उन्हा जो था वो उसने पुर्तगीज को पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश की, और साथ ही साथ बंगाल साइड हुगली हुगली जो हुगली जगह थी वहां के बंगाल साइड में, उसको हेडक्वार्टर बनाने की यहाँ पे कोशिश की थी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और इसके आगे की क्या क्या फेवरेबल कंडीशन रही पुर्तगीज को इंडिया में आने के लिए, पुर्तगीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहा, उनका रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी, पुर्तगीज के फेवर में क्या क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, उन्होंने हुगली कैसे कैप्चर किया और उनका डिक्लाइनेशन कैसे हुआ, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आंसर जरूर दे दीजिएगा क्वेश्चन का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।